भूरे भूरे उसने आवाज लगाई। शम्मोजान की सीढ़ियों पर बैठा भूरा किसी नौजवान छोकरे को हाथ के इशारे से शम्मो के शरीर का नाप बतलाते हुए ऊपर आ पहुंचा और बोला, हाँ बाई, आज झंडियाँ लोगी ना। तिरंगों की छाया में शुभ्र बसना नगरी मुस्कुरा उठी। दीप मालाओं से अंधेरे खामोश आंगनों की सीमाएं भी जगमगा उठी। आज आज़ादी का त्योहार था। कोटि कोटि जन उल्लास में झूमते हुए राजमार्ग पर बिखर गए। घर बाहर सजे, बाजार सजे और सज गई रूप की वे दुकानें जहां रूप रोज रोज इस्तेमाल होकर बासी और श्रीहीन हो जाती। शम्मो बीवी ने अपनी रूखी सी कलाई पर पड़ी पीतल और कांच की चूड़ियों को झनकार कर किसी टूटे हुए असहाय भाव से अंगड़ाई ली। सस्ती सी रेशमी सलवार पर गहरे गुलाबी रंग की कमीज और कमीज में लिपटी हुई थकी टूटी देह और देह के भार से अकड़ी हुई एक औरत की हड्डियां जैसे चरमरा उठी। दरवाजे पर लगी रंग बिरंगी मोतियों की झालर कोठों पर से आती हुई फीकी हवा से जरा हिलकर मौन हो गई। कोने पर पड़ी मेज पर नीले से फूलदान में कई दिनों से मुरझाए फूल सलवटों से भरी मैली शैया को देखकर संकोच में डूब गए। मगर शम्मो बीवी के लिए यह सब कुछ नया नहीं। संकोच में डूबे हुए फूलों पर उसकी नजर नहीं जाती। उनसे कहीं अधिक वह स्वयं उस गर्त में डूबी है जहां संकोच अर्थहीन हो जाता है। सालों पुराने इस पानदान में से पान लगाकर चबाते चबाते उसे यह सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि पान का रस चूस लेने पर पीकदान में थूकने की आदत क्यों बेमतलब नहीं। और आज शम्मो बीवी जानती है कि आज़ादी का दिन है। जिन कोठों पर बैठकर वह राहगीरों को निमंत्रण दिया करती है, उन्हीं पर आज तिरंगी झंडियाँ लगाई जाएंगी। भूरे भूरे उसने आवाज़ लगाई। शम्मोजान की सीढ़ियों पर बैठा भूरा किसी नौजवान छोकरे को हाथ के इशारे से शम्मो के शरीर का नाप बतलाते हुए ऊपर आ पहुंचा और बोला, हाँ बाई, आज झंडियाँ लोगी ना। रोशनी भी करनी है भूरे। ज़रूर बाई। लीलो चंपा बन्नो सबके कोठे सज चुके हैं और भूरे ने अपनी सुरमा लगी तीखी आंखों से एक बार शम्मोजान को सिर से पांव तक देखकर उसके गले के नीचे लगे सोने के बटनों पर अपनी नज़र टिका दी। शम्मोजान ने उस टकटकी को समझते हुए भी उसे अनदेखा करके कहा, ज़रा जल्दी करना भूरे, फिर लोग आ जाएंगे। भूरे ने अनमने भाव से झंडियाँ लगानी शुरू की। पतले पतले पतंग के कागज़ों की सी आवाज़ शम्मोजान अंदर बैठी सुन रही है। उसके पोले पड़े दांत सुपारी चाटते जा रहे हैं। सामने वाले कमरे से मुन्नी जान निकल आई और बोली, कहो बहन, क्या हो रहा है? आज तो पूरा बाजार सजा है। हाँ मुन्नी, आज तो शहर भर में रोशनी। बीच में ही बात काटते हुए मुन्नी जान ने अपने कर्कश और फटे से स्वर में कहा, लेकिन यह क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? और यह सवाल करते हुए अपना महीन दुपट्टा मैले से गावत किए पर फेंक मुन्नी जान चारपाई पर लुढ़क गई। उसके तलवों पर बदरंग सी मेहंदी लगी थी। शम्मोजान ने कहा, आज आज़ादी का दिन है मुन्नी। दिन नहीं, रात कहो, रात। मुन्नी ने ऐसे चीख कर कहा मानो कहीं पड़ी हुई दरारों से फूटकर उसकी आवाज़ बाहर निकल आना चाहती हो और वह अपने पपड़ी पड़े होठों को, जमे होठों को फैलाकर हंस पड़ी। शम्मोजान ने सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहा,
मुन्नी कहते हैं आज लोगों को आज़ादी मिल रही है, जुलूस निकल रहे हैं, जलसे हो रहे हैं। मुन्नी ने अपनी कसी और तंग कमीज में से जरा लंबी सांस लेकर कहा। क्या कहा? आज़ादी? लोगों को आज मिल रही है आज़ादी? आज़ादी तो हमारे पास है। हम सा आज़ाद कौन होगा शम्मो जान? हाँ हाँ ठहास कर गुलाबी रंग से लिपी पुती नारी देह लट्ठे की मैली चादर पर फैल गई। शम्मो जान कब तक वहाँ बैठी रही, मुन्नी को कोई खबर नहीं। बेखबर सोची पड़ी मुन्नी के अंग प्रत्यंग की थकान को शम्मो समझ रही है। अपने अंदर ढके पर्दों को उघाड़ कर अगर वह भी देखे तो एक टूटी आहत छाया उसकी उम्मीदी आंखों में छलक जाएगी। सालों बीते जब शम्मो जान लाज शर्म छोड़कर पहली बार इन दीवारों के अंदर बैठकर मुस्कुरा दी थी कि अब वह आज़ाद है। जिस आज़ादी को कभी कभी मुन्नी ने अपनी बेसुरी आवाज़ में याद किया था, वह आज कितनी विकृत और कितनी कुरूप हो चुकी है, यह आज उसे भूला नहीं। रात काफ़ी हो चुकी है, बाहर रोशनी अधिक है पर बाजार मंदा है। ग्राहक बड़ी बड़ी इमारतों पर लगी रोशनी देखने में व्यस्त है। कितनी ही बाइयाँ तिरंगों से सजे अपने कोठों पर खड़ी खड़ी उन बाहों की प्रतीक्षा कर रही हैं जो अधिक नहीं तो आज की रात तो उन्हें बांध सके। वे जानती हैं कि यह रोज़ रोज़ का टूटना जुड़ना और छूटना वर्षों से बस एक ही काम, अगर किसी दिन उस पर विराम आ गया तो शिथिल हो गए हाथों पैरों में धीमे धीमे बहता रक्त एक बारगी जम जाएगा। शम्मो जान देखती है कि मुन्नी आज जिस आज़ादी की बात सोचकर गहरी नींद में सो गई है, उससे उठकर क्या वह फिर अपनी मलिन आँखों को कजरारा करेगी? क्या वह अपने बालों को मोतियों से संवार कर छज्जे पर जा खड़ी होगी? शम्मो को मुन्नी के लिए इसमें शक है, अपने लिए नहीं। वह तो अभी जग रही है, सोई नहीं है। वह जो कुछ है अपने आम से भूली हुई नहीं है, लेकिन भूलना क्या? उसे तो याद करने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। यह ठीक है कि उसे अभी ज़िंदगी काटनी है, अपने को बेचना नहीं खरीदना है ऐसे दामों में जिन्हें वह क्या उसके कुल के सब देवी देवता भी न चुका पाएंगे, जिनके द्वार पर उसने नहीं तो उसके पूर्वजनों ने नाक रगड़ कर वह वरदान प्राप्त किया होगा। मगर वह सब कुछ क्यों दोहराए? मुन्नी जान को उसी बेहोशी में छोड़ शम्मो जान कोठे पर आ खड़ी हुई। उसी समय भूरे ने अपने गलीज से स्वर में कहा, बाहर चलो, आज अच्छी चीज़ लाया हूँ। एक लंबी हूँ के बाद क्षण भर विराम लेकर शम्मो ने एक बार अटकी सी नज़र से आज़ादी के चिरागों को देखा, हवा में खड़खड़ाती उन झंडियों को देखा और फिर अपने सधे सधाए कदम उठाकर कमरे की ओर चल पड़ी। बाहर झंडे हवा में लहरा रहे थे, चिराग हल्के हल्के जल रहे थे, लोग आज़ादी से गले मिल रहे थे और अंदर शम्मो जान अपनी पुरानी आज़ादी बांट रही थी जो उसके पास शायद अभी भी बहुत थी, बहुत थी। तो दोस्तों, एक वेश्यालय में एक कोठे पर आज़ादी का जश्न कैसे मनाया जाता है, एक बात जो यहाँ बहुत विश्लेषित करने की इच्छा हो रही है वह है कि वेश्यालय में बैठकर शम्मो जान ने क्यों सोचा कि अब वह आज़ाद है। उसको तो लोग अक्सर गुलाम ही मानते हैं, लेकिन ऐसी भी महिलाएं हैं जिन्होंने सोच समझ कर ये निर्णय लिया, जिन्होंने भूख से गरीबी से निकलने के लिए इसको धंधा बनाया और बहुत सशक्त महिलाएं वो भी कहलाएंगी शायद जिन्होंने खुद को सोने से लाद लिया, यही करके सुरक्षा पाई, जिंदगी पाई, बच्चे जने, उनको पढ़ाया या फिर इसी धंधे में लगाया।
तो दोस्तों, ये थी कृष्णा सोबती की विस्मित कर देने वाली कहानी आज़ादी शम्मू जान की। वाकई वो आज़ादी उसके पास अभी भी बहुत थी, जिसे वो कमरे में बांट रही थी। क्या भाषा है, अद्भुत शिल्प, अद्भुत भाषा। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।